गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को लेकर अपने फैसले का बचाव किया है। उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घाटे का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी समझाने की कोशिश की कि उन्होंने भारत पर टैरिफ से लगाया क्योंकि वह अमेरिकी उत्पादों पर ज़्यादा टैक्स वसूल रहा था। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका की तुलना में रूस से ज़्यादा तेल और हथियार खरीदता है। ट्रंप का यह बयान तब आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन से वापस लौटे हैं। ट्रंप ने लिखा, बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, जबकि वे हमारे साथ बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं। अमेरिका उनका सबसे बड़ा ग्राहक है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। अब तक यह पूरी तरह से एक तरफा रिश्ता रहा है और ये कई दशकों से चला आ रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ऊंचे टैरिफ वसूले हैं, किसी भी देश से ज़्यादा, जिससे कि हमारे बिजनेस भारत में सामान नहीं बेच पा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि यह पूरी तरह से एक तरफा आपदा रही है। इसके अलावा भारत अपना ज़्यादातर तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। अब उन्होंने अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है। उन्हें ऐसे सालों पहले कर देना चाहिए था। लोगों के लिए विचार करने के लिए बस कुछ सरल तथ्य। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टैरिफ को लेकर बयान चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन से जुड़ा है। दरअसल इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। इसे भारत चीन संबंध और भारत रूस संबंधों में आ रही मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। इस कारण पश्चिमी कूटनीति विशेषज्ञ ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं और मोदी के चीन दौरे को अमेरिकी विदेश नीति की नाकामी से जोड़ रहे हैं। चीन में एससीओ समिट में ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले की निंदा की गई है। एससीओ देशों ने अपने घोषणा पत्र में इस साल जून में इसराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। अमेरिका और इसराइल की निंदा करने वाले बयान पर दस्तखत करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। इसमें खास बात यह है कि भारत ने हमलों के ठीक बाद जून में एससीओ की ओर से जारी उस बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए थे जिसमें अटैक की निंदा की गई थी। भारत ने करीब 2 महीने पहले जून में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के बयान से खुद को अलग कर लिया था। इस बयान में ईरान पर इसराइल के हमले की निंदा की गई थी। भारत के एससीओ के बयान से तटस्थता को दिल्ली के इसराइल से बढ़ती नज़दीकी से जोड़ा गया था। हालांकि अब भारत ने कड़े शब्दों में ईरान पर हमले के लिए इसराइल और अमेरिका की निंदा का समर्थन किया है। एससीओ के घोषणा पत्र को एक्सपर्ट ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बाद भारत अमेरिका के रिश्तों में आए तनाव से जोड़कर देख रहे हैं। भारत ने अमेरिका और उसके खास सहयोगी इसराइल को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ट्रंप लगातार भारत पर कड़ा रुख दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत ने चुपचाप ये जता दिया है कि वो वैश्विक मंचों पर अमेरिका को मुश्किल बढ़ा सकता है। एससीओ की बैठक के बाद सभी सदस्य देशों के साझा घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की गई है। घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी सदस्य देशों की मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना है। ऐसे आतंकी हमलों के दोषियों और मदद करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ के सदस्य देशों ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। सदस्य देशों ने कहा कि वे आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने में देशों और उनके सक्षम प्राधिकारियों की भूमिका को मान्यता देते हैं। पाकिस्तान की मौजूदगी में आए इस घोषणा पत्र को भारत की बड़ी जीत माना जा रहा है। ये हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही वाहन में निकले। इस तस्वीर ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के लिए ही भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में रूसी नेता के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि एससीओ शिखर सम्मेलन स्थल पर कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैं अपनी द्विपक्षीय बैठक स्थल पर एक साथ गए। उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान करीब 45 मिनट तक कार में बैठकर गोपनीय बातचीत भी की। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पुतिन ने खुद करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया और दोनों नेता साथ साथ होटल तक गए। यहाँ तक कि गंतव्य तक पहुँचने के बाद भी वे कार में ही काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। यह सिर्फ दोनों नेताओं के बीच की दोस्ती का प्रतीक भर नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि पुतिन और मोदी ने साफ साफ शब्दों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त संदेश भेजा है। राष्ट्रपति पुतिन का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अमेरिका द्वारा रूस के साथ भारत के तेल व्यापार की सार्वजनिक रूप से निंदा के बीच आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली पर यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% रूसी तेल खरीदने के लिए है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने मॉस्को के साथ अपना तेल व्यापार बंद नहीं किया है और कहा है कि उसके राष्ट्रीय हित उसकी ऊर्जा आयात नीतियों का मार्गदर्शन करेंगे। नई दिल्ली ने अमेरिकी शुल्कों को अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल भी करार दिया है। कार में हुई बातचीत के अलावा पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक भी की गई। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग को विस्तार देने पर बातचीत की।
खासकर रुपये रूबल व्यापार तल को सरल बनाने की दिशा में काम करने में सहमति जताई गई ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। रूस की ओर से भी कहा गया कि भारत और चीन जैसे एशियाई देश यूक्रेन युद्ध जैसे मसलों के समाधान में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पुतिन ने खुले शब्दों में भारत और चीन की कोशिशों की सराहना की। इससे साफ संकेत मिलता है कि रूस भारत को न सिर्फ ऊर्जा साझेदार बल्कि एक वैश्विक शांति निर्माता के रूप में भी देख रहा है। चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की गर्मजोशी देखकर पहली बार अमेरिका की घबराहट सामने आई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को अब बयान जारी करना पड़ा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका पहली बार प्रेशर में है और भारत जिस रणनीति पर काम कर रहा है वो कामयाब दिख रहा है। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है। रूबियो ने कहा कि यह साझेदारी सिर्फ राजनयिक या आर्थिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच लंबे समय से बनी मित्रता पर आधारित है। मार्को रूबियो के बयान में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन और उद्यमिता से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक, ये हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। रूबियो ने कहा कि इस महीने अमेरिका भारत में ऐसे लोगों को प्रगति और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें विशेष रूप से नवाचार, उद्यमिता, रक्षा और द्विपक्षीय कनेक्टिविटी को साझा प्राथमिकताओं पर जोर दिया। इसके अलावा रूबियो ने US इंडिया FWD फॉर आवर पीपल हैशटैग के जरिए आम जनता को इस यात्रा का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। मार्को रूबियो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन में मौजूद हैं, जिनमें वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गर्मजोशी से हंसी मजाक कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा रखा है, इससे दोनों देशों के संबंध काफ़ी खराब हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन लगातार भारत पर अलग अलग तरीकों से जहर उगल रहा है। आइए हम बात करें अफगानिस्तान की। पूर्वी अफगानिस्तान में आए एक शक्तिशाली भूकंप में लगभग 800 लोगों की मौत हो गई। अब तक 2500 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रविवार देर रात 6.0 तीव्रता का भूकंप नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के पास कुनार प्रांत के कई कस्बों में आया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक रात 11:47 बजे आए भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में था। इसकी गहराई महज 8 किलोमीटर थी। कम तीव्रता वाले भूकंप ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद भी इलाके में कई झटके आए। सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो फुटेज में बचावकर्मी घायल लोगों को ढही हुई इमारतों से स्ट्रेचर पर उठाकर हेलीकॉप्टर में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कई लोग अपने हाथों से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संख्या बढ़कर 800 हो गई है। 2500 लोग घायल हुए हैं। ज़्यादातर लोग कुनार प्रांत में हताहत हुए हैं। कुनार के सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से नूरगल जिले के एक निवासी ने बताया कि लगभग पूरा गाँव ही तबाह हो गया। बच्चे मलबे के नीचे हैं, बुजुर्ग मलबे के नीचे हैं, युवा मलबे के नीचे हैं। हमें मदद की ज़रूरत है। हमें लोगों की ज़रूरत है जो यहाँ आकर हमारी मदद करें। आइए हम दबे हुए लोगों को बाहर निकालें। कोई भी ऐसा नहीं है जो आकर मलबे के नीचे से सबों को निकाल सके। पूर्वी अफगानिस्तान पहाड़ी इलाका है, दूर दराज के इलाकों में फैला है। भूकंप के कारण संचार व्यवस्था बिगड़ गई है। एक जीवित बचे व्यक्ति ने बताया कि उसने अपनी आंखों के सामने घर ढहते और लोगों की मदद के लिए चीखते हुए देखा। नरगल के माजा द्वारा इलाके में रहने वाले सादिक कुल्ला ने बताया कि उसकी नींद एक तेज धमाके से खुली जो किसी बड़े तूफान के आने जैसा लग रहा था, और दौड़कर अपने बच्चों के पास गया और उनमें से 3 को बचा पाया। वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों को लेने के लिए वापस लौटने ही वाला था कि कमरा उसके ऊपर गिर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने बताया कि बचाव अभियान अभी जारी है। कुनार, नंगरहार और राजधानी काबुल से चिकित्सा दल इलाके में पहुंच गए हैं। जमान ने कहा कि कई इलाकों से हताहतों की संख्या की सूचना नहीं मिल पाई है। मौतों और घायलों की सूचना मिलने पर संख्या में बढ़ोतरी की आशंका है। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जान बचाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ अपनी निकटता और दोनों देशों के बीच एक प्रमुख सीमा पार होने के कारण जलालाबाद एक चहल पहल वाला व्यापारिक शहर है। नगर पालिका के अनुसार इसकी आबादी लगभग 3 लाख है, लेकिन इसका महानगरीय क्षेत्र कई अधिक बड़ा माना जाता है। इसकी अधिकांश इमारतें कम ऊंचाई वाली हैं, जो ज़्यादातर कंक्रीट और ईंटों से बनी हैं। इसके बाहरी इलाकों में मिट्टी की ईंटों और लकड़ी से बने घर हैं। कई घरों की गुणवत्ता घटिया है। इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद तेज झटके भी आए। तालिबान सरकार का अनुमान था कि इस दौरान कम से कम 4000 लोग मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने मृतकों की संख्या काफ़ी कम, लगभग 1500 बताई थी। यह हाल के दिनों में अफगानिस्तान में आई सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा थी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.